नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियां और इस भाग पर हम अंग्रेजी शासन के दौरान गरीबी एवं सूखे पर हम बात करेंगे। हम यहाँ पर उनकी विभिन्न आर्थिक नीतियों को देखेंगे, जैसे कि उनकी स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतबाड़ी व्यवस्था हो, महालबाड़ी व्यवस्था हो। तो इस तरह से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो अंग्रेज़ों की कर व्यवस्था थी या फिर उनका फाइनेंशियल सिस्टम था वो कैसे काम करता था। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों पर बना चुका हूँ। आप चाहें तो MA थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, जो अंग्रेज़ थे वो बहुत ही दिमाग से खेलते थे, यानी कि जो कर निर्धारित करने के लिए या फिर कर वसूलने के लिए भी वो भारतीयों को लगाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अंग्रेज़ कर वसूलने आएंगे तो उनकी बहुत पिटाई होगी। इसीलिए वो भारतीयों को ही भेजते थे, जिसके कारण भारतीयों को पता होता था कि कैसे कर निकालना है, कैसे वसूलना है, और लालच के कारण वो ये सब करते थे। तो हमें वही देखना है कि उनका जो सिस्टम था वो किस प्रकार से काम करता था। तो आइए देखते हैं अंग्रेजी शासन में गरीबी एवं सूखा। यहाँ पर कारण हम देखते हैं। सबसे पहले जब अंग्रेज आए, शायद वो दिसंबर 1600 में आए थे, और 1601 से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मछलीपट्टनम हो या फिर सूरत हो, इधर उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ डालनी शुरू कर दी। और इनके साथ साथ पीछे पीछे फ्रेंच, पुर्तगाल वगैरह वगैरह भी आ गए थे। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और सबसे लास्ट में जो आए थे वो फ्रांसीसी आए थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं जमाई, फैक्ट्रियाँ डाली, कोठियाँ डाली। टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ने आकर पहले ही सब सिस्टम जमा दिया था। तो फिर जब धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ बढ़ी तो इन्हें लगा कि अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने जो बंगाल था वहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी और वहाँ पर जो राजनीति थी वहाँ दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी। यहाँ पर सिराजुद्दौला उस समय पर नवाब था, और सिराजुद्दौला जो था वो एक बहुत ही बेहतरीन और शक्तिशाली टाइप का राजा नवाब हुआ करता था, और वो अपने कार्य में किसी का भी अड़ंगा पसंद नहीं करता था, और ये वही करते थे। तो इसलिए दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई और प्लासी के मैदान में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हो गया, और फिर सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। फिर सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उसकी जो सेना का सेनापति होता है मीर जाफ़र, वो उसे धोखा दे देता है। तो कई इतिहासकारों ने माना है कि ये युद्ध था ही नहीं, ये एक प्रकार से षड्यंत्र था, क्योंकि यहाँ पर सिराजुद्दौला और उसकी छोटी सी टुकड़ी ने ही भाग लिया, बाकी उसकी सेना उसके सेनापति के साथ हो गई थी। फिर उसके बाद में मीर जाफ़र यहाँ पर बनता है, और फिर मीर जाफ़र के बाद में उसका दामाद मीर कासिम अंग्रेज़ों को बहुत सारी चीज़ें दे देता है, ज़मीन या फिर संधियों में मान लेता है। तो फिर मीर जाफ़र को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को यहाँ पर नवाब बना दिया जाता है। फिर इनमें धीरे धीरे अनबन होती है, और फिर उसके बाद में मीर कासिम को भी हटा दिया जाता है। तो मीर कासिम जो अवध के नवाब हैं, जिनका नाम शुजा उद-दौला था, और जो मुग़ल शासक रहते हैं उस समय शाह आलम द्वितीय, तीनों आपस में संधि करते हैं, और फिर तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती है 1764 में। और यहाँ पर जो ये तो तीनों होते हैं, ये तीनों हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर यहाँ पर से 1765 की जो इलाहाबाद की संधि होती है, यहाँ पर से ये अवध को बफर स्टेट के रूप में देखते हैं, और फिर मुग़ल शासक से इन्हें बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही जो मीर कासिम होते हैं उन्हें भी हटा दिया जाता है, और जो नए नवाब होते हैं यहाँ पर से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो लोग मिलकर यहाँ पर शासन करने वाले हैं, जैसे कि दो लोग टैक्स लेंगे, यहाँ पर अंग्रेज अलग और फिर यहाँ के नवाब अलग। तो द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। फिर 1765 से 1772 के दौरान भारी लूट का समय होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी शक्तियाँ थी, चाहे वो नवाब हो या फिर मुग़ल शासक हो, वे सभी कमज़ोर हो चुके थे,
और नया नया शासन था, जिसके कारण अंग्रेज अधिकारियों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, सभी भ्रष्ट हो चुके थे, जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में सबसे ज़्यादा लूट हुई इस समय पर। और ये भी याद रखिएगा कि ये सबसे पहला गवर्नर जनरल होता है, सबसे पहला हमारा गवर्नर होता है जो अंग्रेज़ों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी भू राजस्व नीतियाँ लाने की कोशिश की। तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था को लाया था, जिन्हें हम आगे देखेंगे। आयात निर्यात कर की बात करें तो भारतीयों के द्वारा निर्यात पर भारी कर था, जबकि अंग्रेजों के सामान के लिए निम्न निर्यात दर थी। अगर भारतीय विदेशों में अपने सामान को बेचने जाता तो उसे भारी कर देना होता था, और अगर अंग्रेज बेचने जाते तो उन्हें बहुत कम कर देना होता था, जिसके कारण भारतीयों का लघु एवं कुटीर उद्योग का सर्वनाश हो गया। फिर अगला कारण आता है कि कृषि का वाणिज्यीकरण करके इन्होंने हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर किया। पहले जहाँ पर जो कृषि होती थी वो खाद्यान्न फसल और व्यापारिक फसलें दोनों प्रकार की होती थी, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने खाद्यान्न फसलों को नकदी फसलों में बदल दिया ताकि अंग्रेजी उद्योग को कच्चा माल प्राप्त हो सके। और उन्होंने जो खाद्यान्न फसलें थी उन्हें बहुत सीमित कर दिया, जिसके कारण आने वाले समय में हमें बहुत बड़े बड़े आकर देखने को मिले। चौथा आता है भारत से धन निष्कासन। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अपनी पुस्तक पॉवर्टी, मैं नाम भूल रहा हूँ, ब्रिटिश पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल, ऐसे ही करके कोई बुक है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, धन निकासी का अनुमान एवं भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान यहाँ पर लगाया। और धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि किस प्रकार अंग्रेज हमारा धन बाहर ले जा रहे हैं और उसी से फिर हमारे लिए प्रोडक्ट बनाकर हमें बेच रहे हैं और फिर और ज़्यादा पैसे ले जा रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी की किताब के अनुसार 1867 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक थी। यह अनुमान 1857 से 1870 के मध्य का था। एल्विन बेरिंग और डेविड बगलर के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1882 में प्रति व्यक्ति आय 27 रुपये वार्षिक थी। लॉर्ड कर्जन के अनुसार 1901 में प्रति व्यक्ति आय 30 रुपये थी। BKRV राव ने 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय 60 से 62 रुपये बताया था, जबकि 1946-48 के समय अंग्रेजी सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 204 रुपये वार्षिक थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वार्षिक आय देख सकते हैं कि कैसे 27 रुपये वार्षिक आय थी, फिर 30 रुपये हुई, फिर 60 रुपये हुई, फिर 204 रुपये हुई। तो यहाँ पर से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति किस तरह से थी, कितनी निर्धन स्थिति में इस समय लोग आ चुके थे। फिर इसके बाद में हम अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों को देखें तो हम इन चीज़ों को समझने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात करें तो उस समय की जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसकी 19% क्षेत्र में यह फैली हुई थी। कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था और जॉन सॉर का विचार से ये व्यवस्था निकली थी। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये ब्रिटिश क्षेत्र के 51% क्षेत्र में फैली थी और रीड ने सबसे पहले सबसे छोटे स्तर पर शुरू किया था। फिर थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास रेसिडेंसी में लागू किया और फिर उसके बाद में इसे देश के अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया था। वहीं महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने इसे शुरू किया था और यह 30% क्षेत्र में फैली थी ब्रिटिश क्षेत्र के। और जो सेंट्रल प्रोविंस था या फिर मध्य प्रदेश था या फिर उत्तर प्रदेश था, इन क्षेत्रों पर भी ये महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो यहाँ पर हम देखें कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र नवाब बना और जिसे बाद में उसका दामाद मीर कासिम हटा देता है। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को बर्धमान, मिदलापुर व चटगांव क्षेत्र के दीवानी अधिकार दिए थे। अंग्रेज़ों द्वारा 1762 में सर्वप्रथम कर व्यवस्था का निर्माण किया गया था और इसे इजारेदारी व्यवस्था कहा गया था।
यानी कि जो पहली कर व्यवस्था का निर्माण हुआ उसे इजारेदारी व्यवस्था कहा गया। और किसके शासनकाल में हुई? तो स्वाभाविक है कि इस समय क्लाइव था तो उसके शासनकाल में हुई। इजारेदारी व्यवस्था में इजारा वह व्यक्ति था जिसे एक निश्चित क्षेत्र के किसानों से कर वसूल करने के लिए नियुक्त किया जाता था। इजारा की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होती थी। हम कह सकते हैं कि ये भी एक जमींदारी सिस्टम की तरह ही था, बस समय समय पर अंग्रेज़ों ने विद्रोहों से बचने के लिए, लोगों को समझाने के लिए नाम बदले और परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया। बाकी सभी का उद्देश्य वही था कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल सकें। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल, अवध व मुगलों की संयुक्त सेना को पराजित किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और शाह आलम द्वितीय से उड़ीसा, बिहार, बंगाल की दीवानी अधिकार मिले। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना कि जो बिहार था वहाँ पर उत्तराखंड, झारखंड जैसे क्षेत्र भी आते थे, झारखंड आता था, और जो बंगाल है यहाँ पर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों शामिल थे, और उड़ीसा भी थोड़ा अलग क्षेत्र में आता था। तो जो क्लाइव यहाँ इजारेदारी व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दी थी, और जैसा कि मैंने बताया कि ये भारतीयों को ही रखते थे कर वसूलने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर राजस्व एकत्र करने के लिए 2 दीवानों की नियुक्ति की। पहले थे सितार राय और दूसरे थे राजा खान। 1765 से 1772 का जो समय था ये भारत की लूट का समय रहा। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हर प्रकार से भ्रष्ट हो चुकी थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट से वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। वॉरेन ने दीवान के पद को समाप्त कर दिया और फिर इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड की स्थापना की, और जो इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त करके इसने राजस्व बोर्ड की स्थापना की। इसने इजारेदारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करके भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास किया। यहाँ पर इसने इजारेदारी व्यवस्था समाप्त ना करके जो दीवान थे, जो सितार राय और राजा खान इन्होंने नियुक्त किए थे, उस पद को ही इसने समाप्त कर दिया, और यहाँ पर जो इजारेदारी व्यवस्था थी उसे और बेहतर बनाकर वहाँ पर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारा का कार्यक्रम 1770 में 5 वर्ष से 1 वर्ष कर दिया। इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को कम किया जाए, क्योंकि इसने इससे पहले इजारे का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष कर दिया था 1772 से 1773 के लिए, लेकिन यहाँ पर कार्यकाल बढ़ाने से भ्रष्टाचार बढ़ा था, इसलिए उसने 1 वर्ष कार्यकाल किया था ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। लेकिन इसका भी कोई फर्क यहाँ पर प्रभाव निकलता नहीं है। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स की रवानगी होती है और लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं। 1789 में कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ करता है। स्थायी बंदोबस्त का विचार देने वाला पहला व्यक्ति जॉन शोर था। जॉन शोर राजस्व बोर्ड का सदस्य था और जो आगे चलकर गवर्नर जनरल भी बनता है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस, जॉन शोर, चार्ल्स जेम्स ग्रांट ने मिलकर की थी। तो यहाँ पर 3 लोगों के विचार से, दिमाग से यहाँ उपज थी कि जमींदारी व्यवस्था किस प्रकार से शुरू होगी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। लेकिन इस समय गवर्नर जनरल चूँकि कॉर्नवालिस था, इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि कॉर्नवालिस के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ये ठीक वैसे ही है कि आज अगर जो हम गवर्नमेंट पर देखते हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो जो भी नीतियों निर्माण का कार्य होता है वो ब्यूरोक्रेट्स मिलकर करते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो नीतियों का निर्माण करते हैं, लेकिन जब वो नीतियाँ सफल हो जाती हैं तो उसका पूरा क्रेडिट पॉलिटिशियंस को होता है, नेताओं को होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर जॉन शोर और जो जेम्स ग्रांट थे, इन्होंने भी मिलकर कार्य किया था, लेकिन क्रेडिट पूरा कॉर्नवालिस को था। यहाँ पर 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ और इसकी शुरुआत हुई। स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के 19% क्षेत्र में लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे? तो 1 वर्ष के लिए कर निर्धारण करना, जमींदार कर संग्रहण के लिए नियुक्त कर दिए गए, भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया,
जमींदार भूमि बेच, खरीद व किराए पर भी दे सकता था। जमींदारी प्रथा वंशानुगत कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर इन लोगों को दे दिया गया था, चेतावनी दे दी गई थी कि अगर आप निश्चित तिथि तक हमें लगान नहीं देंगे तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। इसे सूर्यास्त का सिद्धांत कहा गया, जो आगे चलकर आता है। 1/11 भाग जमींदार को और 10/11 भाग अंग्रेजों को मिलता था, यानी कि 110 रुपये में से 10 रुपये 10 रुपये जमींदार को मिलता था और 100 रुपये अंग्रेजों को मिलता था। जमींदार अपना भाग बढ़ाने के लिए तय सीमा से अधिक लगान लेते थे, क्योंकि अंग्रेज केवल अपना तय कर ही लेते थे। यानी कि उन्होंने कहा था कि भैया हमें सिर्फ हमारे 10% से मतलब है, हमें सिर्फ हमारे 100 रुपये से मतलब है, उसके अलावा तुम चाहे 200 वसूलो चाहे 1000 रुपये वसूलो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि अंग्रेज केवल अपना तय कर ही लेते थे, तो उसके अलावा जमींदार कम या ज़्यादा वसूले तो भी दखल नहीं देते थे। इससे जमींदारों की सह बढ़ गई और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने का कार्य किया। करों की दरों में भारी बढ़ावट हुई, जिसके कारण किसान कंगाल हो गए। शोषण के कारण किसानों ने कृषि छोड़ मजदूर करने का विचार किया, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी। जमींदारों ने पटनी व्यवस्था को जन्म दिया, जो कि अत्यंत घातक सिद्ध हुई। पटनी व्यवस्था का मतलब होता है जमींदार के अंतर्गत जमींदार, यानी कि अंग्रेजों ने किसी जमींदार को कहा कि तुम भाई जाकर कर वसूलो, तुम्हें वसूलना है 110 रुपये और हम तुम्हें 10 रुपये देंगे, 100 रुपये हम रख लेंगे। तो जमींदार ने अपने नीचे 4 और छोटे छोटे जमींदार को खड़ा कर दिया और उनसे कहा, तुम लोग अपने अपने एरिया में 130 रुपये वसूलो, 10 रुपये मैं तुम्हें दूंगा, बाकी मैं ले लूँगा। और इतनी बड़ी घातक व्यवस्था थी ये कि एक जमींदार के नीचे दूसरा जमींदार और दूसरा जमींदार के नीचे तीसरा जमींदार तक होता था, जिसके कारण जहाँ पर 110 रुपये कर लेना होता था, वहाँ पर कम से कम 150-180 रुपये तक कर पहुँच जाता था। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसके कारण किसानों का शोषण बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था। यहाँ तक कि 1854 से 57 के बीच में कई क्षेत्र में जो किसान थे वो 80% तक कर दे रहे थे, जिसके कारण 1857 में विद्रोह हम देखते हैं। जमींदार की जो पटनी व्यवस्था है वो यही थी कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इनसे 12% वसूलने के लिए कहा, ये 15% वसूल रहे हैं और अपने नीचे वालों से 20% वसूलवा रहे हैं, कुछ अपने पास रख रहे हैं और बाकी अंग्रेज़ों को दे रहे हैं। अंग्रेज़ों का एक निश्चित था, उसके अलावा आप जितना लूटो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर ये पटनी व्यवस्था थी, यानी कि जमींदार के अंतर्गत जमींदार। 1794 में अंग्रेज़ों ने सूर्यास्त का सिद्धांत दिया, जिसके तहत राजस्व एक निश्चित तिथि कि मैं सूर्यास्त तक अंग्रेज़ों को मिल जाना चाहिए, अन्यथा अंग्रेज़ों द्वारा जमींदारी छीन ली जाएगी। राजस्व का वितरण किस प्रकार था, तो हमने देखा जमींदार 1/11 भाग रखते थे और अंग्रेज 10/11 भाग रखते थे। इसके लिए आधार वर्ष 1790 से 91 रखा गया और जमींदारी प्रथा यहाँ पर से वंशानुगत हो गई थी, लेकिन बात वही थी कि सूर्यास्त के सिद्धांत तक आप जमींदारी दे दें। फिर हमने यहाँ पर अभी स्थायी बंदोबस्त देखा, अब हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके उद्देश्य क्या थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आय को बढ़ाना और किसानों को फ़ायदा पहुंचाना तथा उनका शोषण रोकना। तो जो रैयत का अर्थ होता है वो होता है किसान, और यहाँ पर ये कहना था कि सीधे तौर पर हम किसानों से अगर कर वसूलते हैं तो उनका शोषण कम होगा। लेकिन स्वाभाविक सी बात थी कि जब अगर कर की रेट ही या फिर कर की दर ही अगर ज़्यादा होगी तो फिर किसान वसूले या जमींदार वसूले, वहाँ ज़्यादा शोषण होगा तो यहाँ कम शोषण होगा, लेकिन शोषण तो होना ही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारी को समाप्त करके भूमि मालिक किसानों को बनाया गया। 1790 से 92 के मध्य तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की यहाँ पर हार हो जाती है और इस जीत से अंग्रेज़ों को बड़ा महल यानी कि मद्रास, डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्र प्राप्त होते हैं। 1792 में कर्नल रीड ने बड़ा महल में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को बड़े पैमाने में 1820 में लागू किया मद्रास रेसिडेंसी में। उसके बाद थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था, उसने संपूर्ण मद्रास में लागू किया। इसके बाद बम्बई और असम क्षेत्र में भी
रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस प्रकार जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसके क्षेत्र कौन कौन से थे, तो यहाँ पर बम्बई, मद्रास और असम इसके क्षेत्र थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के 51% क्षेत्र पर फैली थी, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैलने वाली कर व्यवस्था थी। राजस्व की बात करें तो किसान 1/3 भाग देते थे, यानी कि उपज का 33% देते थे और 1855 में यह दर 50% तक हो गई थी। इसके कारण कर वृद्धि के कारण ही किसानों को 1857 में क्रांति करनी पड़ी, क्योंकि उनका शोषण इस समय चरम स्तर पर था। दोस्तों, इसके बाद में अधिक कर के कारण किसान साहूकारों के चंगुल में फंसना प्रारंभ हो चुके थे। आगे चलकर किसानों के शोषण में जमींदारों का स्थान साहूकारों ने ले लिया था और भारी शोषण करते रहे। फिर इसके बाद में हम तीसरी व्यवस्था को देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था को। इस समय गांव के मुखिया को महाल कहा जाता था। महाल यानी गांव के मुखिया का कार्य गांव से कर एकत्र कर अंग्रेजों को देना था। तो यहाँ पर हम तीनों प्रकार की इनकी कर व्यवस्था समझ रहे हैं, चारों प्रकार की। सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था शुरू हुई। इजारा यानी कि वह व्यक्ति जो कर वसूलेगा। फिर इसके बाद में स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ, जिसे जमींदारी प्रथा भी हम कहते हैं, जहाँ पर सूर्यास्त का सिद्धांत, पटनी व्यवस्था हमने देखी, जहाँ पर जमींदार एक क्षेत्र से कर वसूलता था। फिर उसके बाद में हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू देखी, जो कि मद्रास, असम और बम्बई क्षेत्र में थी। और यहाँ पर जो किसान थे जिन्हें रैयत कहा जाता था, तो किसान खुद अपना कर देते थे सीधे तौर पर सरकार को। तो फिर यहाँ जो महालवाड़ी थी, तो महाल का मतलब होता था एक गांव, और गांव का मुखिया यहाँ पर कर वसूलता था और अंग्रेजों को देता था। अंग्रेजों द्वारा प्रत्येक गांव में एक निश्चित सीमा तय कर दी जाती थी और अंग्रेज महाल से 1855 में 50 से 80% कर वसूलते थे। यानी कि जब इनकी नीयत में ही समस्या थी, तो फिर ये कितनी ही अच्छी व्यवस्था ले आते, शोषण तो होना ही था। सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, और पंजाब, पाकिस्तान और भारत वाला संयुक्त पंजाब, इनमें यह व्यवस्था थी। और जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी एक बार और समझ लीजिए, महाल का मतलब होता है गांव, और गांव का मुखिया अपने गांव से कर एकत्र करके सरकार को देता था, और वो कितना टैक्स लेगा ये निर्धारित पहले ही सरकार कर देती थी। महालवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में शुरू किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने इसे शुरू किया था। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को एक बार और देखते हैं। आइए देखिए, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी यहाँ पर आते हैं। स्थायी बंदोबस्त का मतलब है कि यहाँ पर जमींदारी प्रथा से है और 19% क्षेत्र में यह फैली थी। कॉर्नवालिस के द्वारा इसे शुरू किया गया था। जॉन शॉर और जेम्स ग्रांट के दिमाग की उपज थी। क्षेत्र इसके थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी व उत्तरी कर्नाटक। तो इन क्षेत्रों को ध्यान रखिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। अब इसी चीज़ को हम मैप पे भी देख लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है, ये है बिहार, यहाँ पर ये व्यवस्था थी, और बिहार में झारखंड भी आता था, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार, इसके बाद में ये आ गया बंगाल, पूरा बांग्लादेश और बंगाल। फिर इसके बाद में आ गया उड़ीसा, तो ये है उड़ीसा। फिर इसके बाद में आ गया तो वाराणसी, तो वाराणसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में वाराणसी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें, इसी की बात करने कीजिए, उत्तरी कर्नाटक में भी थी। कौन सी, तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त उस उत्तरी कर्नाटक में भी था, इन क्षेत्रों में था। फिर इसकी दर क्या थी, तो 1/11 और 10/11, यानी कि 1% या 10% जमींदार रखेंगे और बाकी का 100% अंग्रेजों को देंगे, तो 110% इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा इसे शुरू किया गया था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये अंग्रेजों के क्षेत्र के 51% क्षेत्र में थी और थॉमस मुनरो ने इसे शुरू किया था। कर्नल रीड
ने सबसे पहले इसे छोटे क्षेत्र पर शुरू किया था, फिर थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास रेसिडेंसी में लगाया, फिर उसके बाद में बम्बई, मद्रास और असम में भी ये लागू हुई। तो यहाँ पर आप ये मुंबई देख सकते हैं, ये इस क्षेत्र में लागू हुई थी। फिर इसके बाद में आप मद्रास में देख सकते हैं, तो ये मद्रास यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर इसके बाद में असम क्षेत्र में, तो असम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहा असम। तो इस क्षेत्र में यह लागू हुई थी और यहाँ पर से कर 33 से 50% तक वसूला जाता था और 1820 में शुरू हुई थी। और रैयत बाड़ी में, रैयत का मतलब होता है किसान, तो किसान से सीधे तौर पर कर वसूल करना रैयत बाड़ी का उद्देश्य था, ताकि उनका शोषण कम किया जा सके। फिर यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था आती है, तो महालवाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्र पर लागू थी और हॉल्ट मैकेंजी ने इसे शुरू किया था और ये लागू थी सेंट्रल प्रोविंस, और उस समय सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ भी आता था, तो मध्य प्रदेश में लागू थी। फिर उसके बाद ये जो संयुक्त प्रांत था, उसमें संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश आता था और पंजाब भी इसमें आता था। तो उत्तर प्रदेश में ये उत्तराखंड वगैरह भी थे। फिर यहाँ पर पंजाब, जो पंजाब की बात करें तो ये पाकिस्तान वाला पंजाब भी था और भारत वाला पंजाब भी यहाँ पर था। तो यहाँ पर 50 से 80% तक कर ये वसूल करते थे और यहाँ पर ये व्यवस्था शुरू हुई थी 1822 में। और माहल का मतलब होता था मुखिया, जो गांव का मुखिया होता था वो कर वसूल करके अंग्रेज़ों को देता था और कितना कर वसूलेगा ये अंग्रेज़ पहले से ही तय कर देते थे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, आपके काम का है या नहीं, आपको हमारी जानकारी पसंद आई या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सुकरात कहते हैं विद्वता आश्चर्य के साथ शुरू होती है। अगर आपके अंदर विद्वान बनने के गुण हैं या फिर आपके अंदर बुद्धि का प्रयोग करने की क्षमता है, तो आपके मन में आश्चर्य आने चाहिए, आपके मन में प्रश्न उठने चाहिए कि यह क्या है, ये क्यों है और ऐसा ही क्यों है। जब हमारे मन में प्रश्न उठने शुरू होते हैं तब हम चिंतन करना शुरू करते हैं, और जब हम चिंतन करना शुरू करते हैं तब हम प्रबुद्ध बनते हैं, यानी कि ज्ञानी बनते हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।